हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच के 100 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को। फ्रेंड्स, ये एमसीक्यूज़ प्रीवियस एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी इनके आने के काफ़ी चांस हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए रेगुलर यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटीवेट, नेट एग्ज़ाम्स की वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। फ्रेंड्स, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, अपना रिव्यू आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस भी पुटअप करेंगे आपसे, उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ MCQ नंबर 1, ही इज़ अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है कि ही इज़ अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर ए है पेरिफ्रेसिस, ऑप्शन नंबर बी है टोटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है प्रीलैप्सिस एंड ऑप्शन नंबर डी है लिटोट्स। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइस? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिटोट्स। लिटोट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। A form of understatement in which a statement is affirmed by negating its opposite. Now MCQ number 2, united we stand, divided we fall is an example of। फ्रेंड्स, ये किसका एग्जाम्पल है? यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ऑप्शन नंबर ए है एंथिसेसिस, ऑप्शन नंबर बी है बेथोस, ऑप्शन नंबर सी है टोटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है लिटोट्स। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइज? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस की डेफिनेशन बता देते हैं। वन आइडिया और वर्ड इज सेट अगेंस्ट अनदर फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। नाउ MCQ नंबर 3, अ फिगर ऑफ स्पीच in which two terms opposite in meaning are placed side by side in one phrase is known as। फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है? जो दो टर्म होती हैं वो अपोजिट मीनिंग में होती हैं और साइड बाय साइड बराबर में रहती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है पैराडॉक्स, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीमोरन, ऑप्शन नंबर सी है सरकाज़्म, ऑप्शन नंबर डी है एंटीथेसिस। सो व्हाट विल द आंसर? ये तो आप जाने गए होंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि फेथफुल अनफेथफुल, द सेम डिफरेंस, फाल्सली ट्रू एक्सेट्रा। नाउ MCQ नंबर 5, यूजिंग द एक्सप्रेशन क्राउन फॉर द मोनार्की इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। फ्रेंड, यहाँ पर हम किसी चीज़ के लिए कोई दूसरा वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसी से रिलेटेड, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है मेटोनिमी, ऑप्शन नंबर बी है साइनेडकी, ऑप्शन नंबर सी है आयरनी एंड ऑप्शन नंबर डी है मेटाफर। सो व्हाट विल बी द आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेटोनिमी। फ्रेंड्स, ये मेटोनिमी काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, वो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। यहाँ भी ये UGC नेट में और NVS TGT में पूछी जा चुकी है और आगे भी चांस होते हैं, क्योंकि मेटोनिमी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मेटोनिमी की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। द सब्सटीट्यूशन ऑफ वन टर्म फॉर अनदर दैट जनरली इज एसोसिएटेड विद इट। नाउ MCQ नंबर 6, यूजिंग द बेंच फॉर द जुडिशरी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया है हम बेंच को यूज़ करें जुडिशरी के लिए, यानी कि किसी चीज़ के लिए हम उसके स्थान पर दूसरी चीज़ को यूज़ करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मेटाफर, ऑप्शन नंबर बी आयरनी, ऑप्शन नंबर सी साइनेडकी, ऑप्शन नंबर डी मेटोनिमी। ये तो अभी नंबर 5 ही था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेटोनिमी। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपना रिव्यू आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, या इस वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं। आप ज़रूर हमें अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में दीजिए। नाउ MCQ नंबर 7, ही इज़ नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड
इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। फ्रेंड्स पूछा गया है ही इज़ नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर ए है कियासमस, ऑप्शन नंबर बी है हाइपरबोल, ऑप्शन नंबर सी है लिटोट्स, ऑप्शन नंबर डी है सिमिली। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइज? गाइज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लिटोट्स, क्योंकि यहाँ अफर्मेटिव सेंस को नेगेटिव में शो किया गया है। लिटोट्स इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ अंडरस्टेटमेंट, द असर्शन ऑफ एन अफर्मेटिव बाय नेगेटिंग इट्स कंट्रेरी। फ्रेंड लिटोट्स की एक खास पहचान ये है कि यहाँ पर नॉट और नो ज़रूर आता है, तो इसलिए आप पहचान भी सकते हैं, ठीक है। नाउ MCQ नंबर 8, पेरिफ्रेसिस which is a roundabout way of speech writing is also known as। पेरिफ्रेज की बात की गई है, यहाँ पर कहा गया है कि वो राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीच एंड राइटिंग है। यानी कि अगर हम बात करें राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीच एंड राइटिंग किसे कहते हैं, तो ये समझ लीजिए अगर कोई हम एक लाइन की बात है या एक लाइन की स्पीच है, उसको हम घुमा फिरा कर पूरे 1 पेज में लिख दें या 1 घंटे तक हम एक लाइन को एक्सप्लेन करते रहें, वो बात होती है राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीच एंड राइटिंग। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए साइनेडकी, ऑप्शन नंबर बी है एल्यूजन, ऑप्शन नंबर सी है अंडरस्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर डी है सरकमलोकेशन। सो व्हाट विल बी द आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सरकमलोकेशन। नाउ MCQ नंबर 9, हाइपरबोल इज। हाइपरबोल क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एन एक्स्ट्रावेगेंट एग्जेगरेशन, ऑप्शन नंबर बी है अ रेसिस्ट स्लर, ऑप्शन नंबर सी है अ मैट्रिकल स्किल, ऑप्शन नंबर डी है अ फिगर ऑफ स्पीच। ऑप्शन आप चेक कर लीजिए। व्हाट इज हाइपरबोल? क्या करेक्ट आंसर होगा? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 4। 1 है एन एक्स्ट्रावेगेंट एग्जेगरेशन और नंबर 4 है अ फिगर ऑफ स्पीच। नाउ MCQ नंबर 10, a sequence of repeated consonant sounds in a tract of language is। फ्रेंड पूछा गया है रिपीटेड कंसोनेंट साउंड, वो भी सीक्वेंस में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है एलिट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी है एक्रोस्टिक, ऑप्शन नंबर सी है एसेंट, ऑप्शन नंबर डी है सिलेबल। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइस? ये तो आप समझ ही गए हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ कंसोनेंट साउंड। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ MCQ नंबर 11, सिल्वरमैन हैज़ नेवर रेड ब्राउनिंग, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। सिल्वरमैन हैज़ नेवर रीड ब्राउनिंग, ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर ए है कियासमस, ऑप्शन नंबर बी है कंसीट, ऑप्शन नंबर सी है ज़ुग्मा, ऑप्शन नंबर डी है मेटोनिमी। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइज? गाइज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेटोनिमी, क्योंकि यहाँ पर सिल्वरमैन जो है वो किसी इंसान के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। नाउ MCQ नंबर 12, Hamlet lying wounded says to his friend Horatio I am dead, this is an example of। फ्रेंड ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोटेसिस, ऑप्शन नंबर बी है नार्क्यूसिस, ऑप्शन नंबर डी है प्रोलैप्सिस, ऑप्शन नंबर डी है पन। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइज? Hamlet lying wounded says to his friend Horatio I am dead, जबकि अभी होरेशियो डेड नहीं हुआ है, वो फ्यूचर की बात बता रहा है कि मैं समझ लीजिए कि बस अब मर ही गया। किसका एग्जाम्पल है ये? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोलैप्सिस। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं प्रोलैप्सिस की। प्रोलैप्सिस इज अ फिगरेटिव डिवाइस बाय विच अ फ्यूचर इवेंट इज प्रिज्यूम्ड टू हैव ऑलरेडी अकर्ड। नाउ MCQ नंबर 13, when one says that someone is no more or that someone has breathed his her last, the speaker is resorting to। तो वो इस तरह की लैंग्वेज किस फिगर ऑफ स्पीच में जाती है? ऑप्शन नंबर ए है यूफिज्म, ऑप्शन नंबर बी है यूफोनी, ऑप्शन नंबर डी है अंडरस्टेटमेंट,
या ऑप्शन नंबर डी है यूफेमिज्म। फ्रेंड मान लीजिए कोई इंसान मर गया है, अगर हम उसी के फैमिली वाले के सामने कहें कि ये तो मर गया, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा इस तरह के वर्ड। उसके जगह पर हम बोलते हैं कि समवन इज़ नो मोर, ही इज़ नो मोर, वह इस दुनिया में अब नहीं रहे, या उन्होंने अपनी अंतिम सांस ले ली है। तो ये मरने से अच्छा वर्ड है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो कहा गया है समवन इज़ नो मोर या समवन हैज़ ब्रीथड हिज हर लास्ट, फ्रेंड्स ये जो है ये इनडायरेक्टली किसी बात को कहना होता है हम इन ऑफेंसिव वे में, यानी कि थोड़ा सॉफ्ट तरीके से बोल दें। हम ये ना कहेंगे डायरेक्ट मर गया, हम कह सकते हैं कि वो उस दुनिया में नहीं रहे, ठीक है। तो उसको हम कौन सी फिगर ऑफ स्पीच में काउंट करेंगे? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी यूफेमिज्म, ठीक है। यूफेमिज्म की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। द यूज ऑफ डेकोरस लैंग्वेज टू एक्सप्रेस वल्गर और अनप्लीजेंट आइडियाज, इवेंट और एक्शंस। नाउ MCQ नंबर 14, Robert Graves in Broken Image ends thus: he is a new confusion of his understanding, I in a new understanding of my confusion. The figure of speech here is, ऑप्शन नंबर ए है कियासमस, ऑप्शन नंबर बी है कैटाक्रेसिस, ऑप्शन नंबर सी है इन्वर्जन, ऑप्शन नंबर डी है ज़्यूग्मा। तो कौन सा यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कियासमस। फ्रेंड बात कर लेते हैं कियासमस की डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन होगी टू फ्रेजेस इन विच द सिंटैक्स इज द सेम बट द प्लेसमेंट ऑफ वर्ड इज रिवर्स्ड। नाउ MCQ नंबर 15, द फ्रेज लीव्स डांसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन नंबर ए है पैथेटिक फैलेसी, ऑप्शन नंबर बी है हाइपरबोल, ऑप्शन नंबर सी है पन, ऑप्शन नंबर डी है कंसीट। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइस? गाइस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पैथेटिक फैलेसी। बात कर लेते हैं पैथेटिक फैलेसी की डेफिनेशन की। द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फीलिंग और मोटिवेशन टू अ नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट, स्पेशली एन ऑब्जेक्ट फाउंड इन नेचर। नाउ MCQ नंबर 16, द एक्सप्रेशन मर्डरस इनोसेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मर्डरस इनोसेंस जो है किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीमोरोन, ऑप्शन नंबर बी है ज़्यूग्मा, ऑप्शन नंबर सी है कियासमस, ऑप्शन नंबर डी है पन। फ्रेंड्स यहाँ पर मर्डरस है और यहाँ पर है इनोसेंस, दोनों से एक दूसरे के सेम अपोजिट हैं और आपस में मिले हुए आए इस तरीके से। तो फिगर ऑफ स्पीच जो होगी ये होगी ऑक्सीमोरोन। नाउ MCQ नंबर 17, द एक्सप्रेशन ड्रीमिंग हाउस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फ्रेंड्स पूछा गया है ड्रीमिंग हाउस जो ये वर्ड है ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर ए है ज़्यूग्मा, ऑप्शन नंबर बी है ट्रांसफर्ड एपिथेट, ऑप्शन नंबर सी है कियासमस, ऑप्शन नंबर डी एपस्ट्रॉफी। फ्रेंड्स देखिए अगर इस तरह का वर्ड है ड्रीमिंग हाउस, हाउस क्या कर रहा है? ड्रीमिंग कर रहा है। क्या हाउस कभी ड्रीमिंग करता है? ड्रीमिंग इंसान करता है। तो इस तरह अगर नॉन ह्यूमन थिंग्स को ड्रीमिंग करा रहे हैं ये, तो वहाँ पहुँचेगा ट्रांसफर एपिथेट, ठीक है। नाउ MCQ नंबर 18, हैड वी बट वर्ल्ड एनफ एंड टाइम दिस कोइनेस लेडी वेयर नो क्राइम, दिस स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फ्रेंड्स पूछा ये एग्जाम्पल किसका है? ऑप्शन नंबर है आयरनी, ऑप्शन नंबर बी पैराडॉक्स, ऑप्शन नंबर सी हाइपरबोल, ऑप्शन नंबर डी है यूफेमिज्म। सो बताइए व्हाट विल बी द आंसर? करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए आयरनी, क्योंकि यहाँ पर आयरनी है। आयरनी क्या होती है? आयरनी मीन्स द यूज ऑफ वर्ड टू कन्वे अ मीनिंग दैट इज द अपोजिट ऑफ इट्स लिटरल मीनिंग, दैट इज आयरनी। नाउ MCQ नंबर 19, द अपोजिट ऑफ हाइपरबोल। फ्रेंड्स ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, यहाँ पर आप इस पर न जाएंगे, UGC नेट में आया हुआ है ये कई बार आ चुका है। अपोजिट ऑफ हाइपरबोल क्या है? ऑप्शन नंबर ए है मियोसिस, ऑप्शन नंबर बी है इन्वर्जन, ऑप्शन नंबर सी है एनाग्रोसिस, ऑप्शन नंबर डी है साइनेडकी। तो अपोजिट ऑफ हाइपरबोल जो होगा यहाँ पर वो होगा मियोसिस। इसको आप ध्यान रखें क्योंकि एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। नाउ MCQ नंबर 20, ही इज़ द वेरी पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस,
दिस सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फ्रेंड पूछा जाएगा ही इज़ द वेरी पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस, ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर ए है पैरोनोमेसिया, ऑप्शन नंबर बी है स्पोनरिज्म, ऑप्शन नंबर सी है मेलाप्रोपिज्म, ऑप्शन नंबर डी है एनाफोरा। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइज? ही इज़ द वेरी पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस। किसको काउंट करेंगे आप? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेलाप्रोपिज्म। फ्रेंड्स, आप अगर डेफिनेशन जानते हैं मेलाप्रोपिज्म की तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेलाप्रोपिज्म की डेफिनेशन क्या है। नाउ MCQ नंबर 21, अ पोइट वंस रेफर टू एन ओल्ड मैन एज अ टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। फ्रेंड्स, ये किसका एग्जाम्पल होगा? आप ऑप्शन रीड कर लीजिए। अ टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेटाफर, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड मैन की कंपैरिजन की जा रही है टैटर्ड कोट से। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये एस दिया हुआ है ये इन्वर्टेड कोमा से बाहर का है, लेकिन पूछा गया है इन्वर्टेड कोमास के अंदर का, तो अंदर जो आएगा ये है अ टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक। दैट मीन्स यहाँ पर ना लाइक है, ना एज है, ना सो है, तो यहाँ पर आंसर जाएगा मेटाफर। नाउ MCQ नंबर 22, फेयर इज़ माई लव एंड क्रूअल शी इज़ फेयर, हर ब्रोज शेड्स फ्रॉन although her eyes are sunny, the above lines are characterized by। किसकी हैं ये? आंसर बताइए आप, कौन सा फिगर स्पीच होगा इसके अंदर? फ्रेंड, करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एंटीथेसिस। फ्रेंड, डेफिनेशन क्या होगी एंटीथेसिस की? तो डेफिनेशन होगी इन एंटीथेसिस वन आइडिया और वर्ड इज सेट अगेंस्ट अनदर for the sake of emphasis। Now MCQ number 24, if you say contiguous countries instead of contiguous countries you will be making a mistake known as। फ्रेंड्स, यहाँ पर स्पेलिंग एरर है, ठीक है, तो उसे हम कौन से फिगर ऑफ स्पीच में काउंट करते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? फ्रेंड, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेलाप्रोपिज्म। Mistakes will occur in the form of malapropism। Now MCQ number 25, if a writer uses the word Shakespeare to mean the works of Shakespeare he is using a figure of speech known as। फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कोई राइटर हैं वो शेक्सपियर का नाम यूज़ करते हैं शेक्सपियर के वर्क्स के लिए, तो वहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी बताइए? ये तो काफ़ी इजी है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेटोनिमी। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और आंसर आप हाथों हाथ कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिए। नाउ MCQ नंबर 26, 5 मील्स मींडरिंग इन अ मेजी मोशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। फ्रेंड्स, किसका एग्जाम्पल होगा ये? 5 मील्स मींडरिंग इन अ मेजी मोशन। ध्यान दीजिए, वर्ड आ रहा है मील्स, मींडरिंग, मेजी, मोशन, किस में आता है ये? व्हाट विल बी द आंसर गाइज? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एलिट्रेशन। नाउ MCQ नंबर 27, इन द सेंटेंस हंगर सेट माइजरेबली इन द इनफॉर्मल सेटलमेंट देयर इज द यूज ऑफ। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आएगी फ्रेंड्स? व्हाट विल बी द आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर हंगर को है एज ए ह्यूमन की तरह उन्होंने यूज़ किया कि हंगर सेट माइजरेबली, वो बैठती है, ठीक है, तो हंगर तो भूख तो कहीं बैठेगी नहीं क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। नाउ MCQ नंबर 28, विच डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द लाइन सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। बताइए फ्रेंड्स, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? सक्सेस इज काउंटेड स्वीट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। व्हाट विल बी द आंसर? देखिए, यहाँ पर हाइपरबोल तो है नहीं, इतना तो आप जान ही गए होंगे। अब 3 ऑप्शंस में से आप चूज़ कर लीजिए अगर आप जानते हैं तो। अगर आप पैराडॉक्स को स्टडी कर चुके हैं तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ये पैराडॉक्स है।
पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट दैट apparently contradicts itself and yet might be true. Now MCQ नंबर 29, द पेन इज माइटर देन द sword. फ्रेंड यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, एक तो आया है पेन, एक आया है sword. यहाँ पर जो पेन यूज़ करने वाले लोग हैं और जो sword यूज़ करने वाले लोग हैं, उन दोनों में बात की गई है वहाँ पर. तो पेन जो है वो राइटर्स के लिए यूज़ किया गया है और sword जो है वो एक तरीके से आप मान लीजिए फाइटर मैन के लिए यूज़ किया गया है. द पेन इज माइटर देन द sword. व्हाट विल बी द आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेटोनिमी. Now MCQ number 30, the figure of speech used in the expression murderous innocent of the sea is. यहाँ पर फ्रेंड्स कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? मर्डरस इनोसेंस पर आप ध्यान दीजिए. मर्डरस इनोसेंस, यहाँ पर मर्डरस जो आया है जो मर्डर करते हैं, इनोसेंस जो बहुत ही बेचारे मासूम होते हैं, ठीक है, निर्दोष होते हैं. तो दोनों वर्ड का कंट्राडिक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, अपोजिट वर्ड आए हुए हैं. अगर इस तरह बराबर में ही अपोजिट वर्ड आते हैं तो से तो आप जानते हैं करेक्ट आंसर होता है वहाँ पर ऑक्सीमोरॉन. नाउ MCQ नंबर 31, पेरिफ्रेसिस विच इज़ अ राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीच और राइटिंग इज नोन एज. उसे हम क्या कहते हैं बताइए? पेरिफ्रेस को ही पूछा गया है, कहा गया कि ये राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीच एंड राइटिंग है, यानी कि किसी बात को घुमा फिरा कर कहना, उसे हम क्या कहते हैं? व्हाट विल बी द आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्कमलोकेशन. नाउ MCQ नंबर 32, व्हाट अकर्स व्हेन अ वर्ड which has meaning in itself but it is used to represent something entirely different. बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? What occurs when a word which has meaning in itself but it is used to represent something entirely different. वहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिम्बोलिज्म. एंटायरली डिफरेंट, बिल्कुल समथिंग एंटायरली डिफरेंट. नाउ MCQ नंबर 33, इन द लाइन फ्रॉम कीट्स पोएम ऑट टू ऑटम, द लॉक ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इज. कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है इसके अंदर? द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेटाफर. नाउ MCQ नंबर 34, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस इन डैफोडिल्स इज. यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी फ्रेंड? टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस. ये तो आप समझ ही गए होंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्सोनिफिकेशन. नाउ MCQ नंबर 35, a figure of speech in which there is an exaggerated statement not to be taken literally is. क्या आंसर होगा फ्रेंड? एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट में जहाँ भी आपको दिखाई दे जाए वहाँ पर आप तुरंत हाइपरबोल लगा दीजिए. करेक्ट आंसर होगा हाइपरबोल. नाउ MCQ नंबर 36, ही इज़ द न्यूटन ऑफ हिज कंट्री, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. फ्रेंड किसका एग्जाम्पल होगा ये? ही इज़ द न्यूटन ऑफ हिज कंट्री. देखिए यहाँ पर सिमली का भी नहीं है, ट्रांसफर एपिथेट भी नहीं है और हाइपरबोल भी नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पर है साइनेंडकी. फ्रेंड्स बात कर लेते हैं साइनेंडकी की डेफिनेशन की. तो साइनेंडकी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट इज मेड टू रिप्रेजेंट द होल और वाइस वर्सा. नाउ MCQ नंबर 37, कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट. सो व्हाट विल बी फिगर ऑफ स्पीच हेयर? ये तो आप जान गए होंगे, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्सोनिफिकेशन. नाउ MCQ नंबर 38, इफ द पैराडॉक्सिकल utterance combines two terms that in ordinary uses are contraries such as pleasing pains, burning chills, it is called as. जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए दो कंट्रेरी थिंग्स आ रही हैं, दो अपोजिट वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे कि प्लीजिंग और पेन्स, बर्निंग और चिल. ये जो वर्ड आ रहे हैं ये तो आप समझते होंगे, ये जाते हैं सब फिगर ऑफ स्पीच में. नाउ MCQ नंबर 39,
एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स इन द सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स यूजली अप्लाइड टू। फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है कि जो एलिट्रेशन है वो किस पर अप्लाई होता है। ऑप्शन नंबर ए है कॉन्सोनेंट्स ओनली, ऑप्शन नंबर बी है वोवेल्स ओनली, ऑप्शन नंबर सी है बोथ कंसोनेंट्स एंड वोवेल्स, एंड ऑप्शन नंबर डी है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइज? ये तो आप समझ गए होंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कॉन्सोनेंट्स ओनली। नाउ MCQ नंबर 40, क्रिश्चियनिटी शोन लाइक अ बेकन इन द ब्लैक नाइट ऑफ पेगनिज्म। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज क्रिश्चियनिटी शोन लाइक अ बेकन? इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी क्रिश्चियनिटी शोन लाइक अ बेकन? फ्रेंड्स लाइक वर्ड आ रहा है, करेक्ट आंसर होगा सिमली। लाइक एसो जहाँ पर आ जाए वहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होगी सिमली। नाउ MCQ नंबर 41, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। मैं इतना भूखा हूँ कि एक घोड़ा भी खा सकता हूँ। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा यहाँ पर? ये तो आप समझ ही गए हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, तो करेक्ट आंसर होगा हाइपरबोल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ MCQ नंबर 42, टू err इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। टू err इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, यानी गलती तो इंसान करता है और भगवान जो है वो माफ़ करता है। सो व्हाट विल द आंसर गाइस? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एंटीथेसिस। नाउ MCQ नंबर 43, द फ्रेज हमिंग बी, द कैकलिंग हैन, द बजिंग सा आर एग्जाम्पल ऑफ। फ्रेंड्स यहाँ पर हमिंग, क्लैकिंग और ये बजिंग जो है ये साउंड आ रही हैं, और साउंड किस फिगर ऑफ स्पीच में आती हैं ये आप करेक्टली जानते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओनोमेटोपोइया। नाउ MCQ नंबर 44, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी को बता दिया गया है मदर किसकी? आविष्कार की। तो कौन सा यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पर्सोनिफिकेशन। फ्रेंड्स आप भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए, जिससे बाद में आपको ये पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना रहा है। और फ्रेंड आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ MCQ नंबर 45, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग, लाइफ सोरोज सिट एंड वीप। लाइफ सोरोज सिट एंड वीप, यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? कहेंगे लाइफ और सोरोज जो हैं वो बैठते भी हैं और रोते भी हैं, तो यहाँ तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पर्सोनिफिकेशन। नाउ MCQ नंबर 46, एन एजिंग पॉप स्टार इज ट्राइंग टू स्टे द कम बैक। फ्रेंड कहा गया यहाँ पर कि एक एजिंग पॉप स्टार यानी कोई एज काफ़ी एज होगी उनकी पॉप स्टार की, वो ट्राई कर रहे हैं कम बैक करने की स्टेज पर। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उसके लिए आप इसको रीड कर लीजिए। फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी स्टार्ट डूइंग समथिंग अगेन विच ही या दे हैड स्टॉप डूइंग। जिस काम को उन्होंने करना बंद कर दिया था उस काम को दोबारा करने को ही कमबैक बोलते हैं। नाउ MCQ नंबर 47, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज़ मैन। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस सेंटेंस इज रेफर्ड टू एज। यहाँ पर फ्रेंड आया है व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज़ मैन, ये किस फिगर ऑफ स्पीच में होगी या किस ऑप्शन से यहाँ पर करेक्टली मैच कर रही है? आप ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी आया है, और ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हम अगर कहीं देखते हैं तो यूज़ करते हैं वहाँ पर अपॉस्ट्रोफी। यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी है नहीं, यहाँ पर क्या है एक्सक्लेमेशन है, तो उसी को ठीक करना पड़ेगा हमें, एक्सक्लेमेशन। नाउ MCQ नंबर 48, मार्क द सेंटेंस विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर एपिथेट। फ्रेंड्स आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो ट्रांसफर एपिथेट का एग्जाम्पल है। आप देख लीजिए, इसको रीड कर लीजिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर दिया गया है
वेरी वेज यानी कि थके हुए रास्ते, रास्ते थके हुए नहीं होते, थके हुए होते हैं प्लॉगमैन। तो यहाँ का ये जो वेरी है ये यहाँ पर वेब के साथ में यूज़ कर दिया गया है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रांसफर एपिथेट। नाउ MCQ नंबर 49, आइडेंटिफाई द सिमिली फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। इन ऑप्शंस में से हमें पता करना है कि सिमिली किस ऑप्शन के अंदर है। आप ऑप्शन रीड कर लीजिए। सिमली है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ही सिमली है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, योर फेस इज एज। जहाँ पर एज आ जाए समझ लो वहाँ पर सिमली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ MCQ नंबर 50, पर्सोनिफिकेशन इज दैट फिगर ऑफ स्पीच वेयर वी एस्क्राइब इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टू इनएनिमेट थिंग्स। आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। फ्रेंड्स पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल फाइंड करना है आपको कि पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल क्या है। आप ऑप्शन रीड कर लीजिए। फ्रेंड करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स अपना रिव्यू आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। नाउ MCQ नंबर 51, आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। फ्रेंड्स आपको एग्जाम्पल फाइंड करना है पर्सोनिफिकेशन का, ऑप्शन रीड कर लीजिए आप। फ्रेंड करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, और फ्लैटरी सूथ द डल कोल्ड एयर ऑफ डेथ। यहाँ पर जो है पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। फ्रेंड्स आप हमें बताइए द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए फ्रेंड। नाउ MCQ नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड अपस्ट्रॉफी। फ्रेंड्स इनमें से किस ऑप्शन के अंदर अपस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है उसको आप रीड कर लीजिए। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पैट्रियटिज्म व्हाट हॉरर आर डन इन योर नेम। यहाँ पर जो है यहाँ पर है फिगर ऑफ स्पीच अपस्ट्रॉफी। यहाँ पर पैट्रियटिज्म को जोड़ दिया गया है। मान लीजिए यहाँ पर एक तरीके से मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आप फ्रेंड हमें बता दीजिए ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। नाउ MCQ नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अनामेटोपोइक। बताइए कौन सा यहाँ पर जो वर्ड है वो साउंडिंग वर्ड है। व्हाट विल बी द आंसर। फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा वो होगा बग। बग जो है वो एक साउंडिंग वर्ड है। नाउ MCQ नंबर 54, द स्टेटमेंट नेमली हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन कंटेन्स द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड। बताइए क्या फिगर ऑफ स्पीच होगा इसमें। हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। देखिए सिमली तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन भी नहीं है, या तो पैराडॉक्स है या फिर मेटाफर है। फ्रेंड्स यहाँ पर पैराडॉक्स भी नहीं है, ये तो आप जाने गए होंगे, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेटाफर। आप क्वेश्चन का आंसर जो है किस तरह भी लगा सकते हैं कि कौन कौन से आंसर इसके नहीं हो सकते, पहले तो आप उनको निकाल लीजिए, जो बचा हुआ होगा वो आंसर होगा, या फिर 2 चूज़ करने पड़ेंगे उसमें से आप चूज़ कर लीजिए। नाउ MCQ नंबर 55, when the sound of a word resembles the sound it denotes the figure of speech is। बताइए तो उस टाइम पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी। वो होता है ओनोमेटोपोइया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ MCQ नंबर 56, द रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स इज कॉल्ड।
द रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स इज कॉल्ड। फ्रेंड्स, जहाँ पर वोवेल साउंड रिपीट होता है ये तो आप जानते ही हैं, वो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, एसोनेंस। नाउ एमसीक्यू नंबर 57, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड सिमली। इम्प्लाइड सिमली का नाम क्या है? और फ्रेंड ये पीजीटी 2000 में आया हुआ है, ये आप ध्यान रखें। सारे एमसीक्यू जो हम यहाँ आपको करा रहे हैं हमारे चैनल पर जितने भी होते हैं वो सब प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए होते हैं। तो व्हाट विल बी द आंसर? इम्प्लाइड सिमली तो आप जानते ही हैं, मेटाफर को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ एमसीक्यू नंबर 58, व्हाट इज़ अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। डायरेक्ट एड्रेस अगर हम किसी चीज़ को करते हैं तो वो पहली बात तो वहाँ लगाते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, और लाइफ और डेथ इस तरह से हम यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। ये किस में लगता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपॉस्ट्रोफी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ एमसीक्यू नंबर 59, what is the figure of speech when the real meaning is exactly opposite of that which is expressed by words apparently। बताइए क्या फिगर ऑफ स्पीच होगा? what is the figure of speech when the real meaning is exactly the opposite of that which is expressed by the words apparently। हम कुछ बात कहें लेकिन उसका मीनिंग वो ना हो, कोई दूसरा हो, ठीक है, वो होता है वहाँ पर आयरनी के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ एमसीक्यू नंबर 60, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबियन कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। फ्रेंड, आप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका आंसर क्या है। ये आप जानते हैं, हमें इतना पता है, लेकिन आप फिर भी थोड़ा आलस ना करें, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। नाउ एमसीक्यू नंबर 61, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच टू अर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। बताइए फ्रेंड्स, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? टू अर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। फ्रेंड्स, अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर ए, एंथिसिस, देन योर आंसर इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ एमसीक्यू नंबर 62, द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ अ एडजेसेंट वर्ड। फ्रेंड्स, क्या कहा जाएगा उसको? द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ अ एडजेसेंट वर्ड। व्हाट विल बी द आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एलिट्रेशन। नाउ एमसीक्यू नंबर 63, द फिगर ऑफ स्पीच ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड इज। फ्रेंड, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ये तो आप समझ गए होंगे क्योंकि बड़ी बात हो रही है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपरबोल। नाउ एमसीक्यू नंबर 64, द फिगर ऑफ स्पीच इन ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज इज। फ्रेंड्स, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? फ्रेंड्स, अगर आप जानते हैं करेक्ट आंसर को तो आप भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया कीजिए। ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? वर्ड आ रहा है यहाँ पर लाइक, तो करेक्ट आंसर होगा सिमिली। नाउ एमसीक्यू नंबर 65, द फिगर ऑफ स्पीच इन लाइफ इज़ अ ड्रीम इज। फ्रेंड, लाइफ इज़ अ ड्रीम में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? आंसर दीजिए। अगर आप आंसर जानते हैं तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया कीजिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेटाफर, क्योंकि यहाँ लाइफ की सीधी कंपैरिजन ड्रीम से की जा रही है। नाउ एमसीक्यू नंबर 66, द फिगर ऑफ स्पीच इन डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होगी फ्रेंड? डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग। करेक्ट आंसर तो आप समझ ही गए हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्सोनिफिकेशन।
फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नाउ MCQ नंबर 67, रिपीटिशन of the same or similar consonant sound at the beginning of word is called। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं? रिपीटिशन ऑफ द सेम और सिमिलर कंसोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स इज कॉल्ड। ये तो आप समझ ही गए हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलिट्रेशन। नाउ MCQ नंबर 68, a statement that appears self contradictory but that reveals a kind of truth। पूछा गया है a statement that appears self contradictory but that reveals a kind of truth। यहाँ पर फ्रेंड्स कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? देखिए, सिमिली में तो नहीं होता सेल्फ कंट्राडिक्टरी और ओनोमेटोपोइया में भी नहीं होता है सेल्फ कंट्राडिक्टरी। ठीक है, बाकी अब आप देख लीजिए। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पैराडॉक्स। आप यहाँ पर इसमें याद रख लीजिए कि स्टेटमेंट होता है जो सेल्फ कंट्राडिक्टरी होता है लेकिन रिवील्स करता है काइंड ऑफ ट्रुथ, दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स। नाउ MCQ नंबर 69, द स्टेटमेंट इफ़ आई टोल्ड यू वंस आई हैव टोल्ड यू अ मिलियंस टाइम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। फ्रेंड, ये किसका एग्जाम्पल है? इफ़ आई टोल्ड यू वंस, अगर मैंने आपसे एक बार कहा है आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, तो समझ लीजिए उसको कि मैंने आपसे 1 मिलियन टाइम्स वो कहा है। ये किसका एग्जाम्पल है? जी हाँ, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपरबोल। नाउ MCQ नंबर 70, a statement that says less than what is meant। a statement that says less than what is meant। क्या फिगर ऑफ स्पीच होगा फ्रेंड यहाँ पर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडरस्टेटमेंट। a statement that says less than what is meant, वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होता है अंडरस्टैंड। नाउ MCQ नंबर 71, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स इट वॉज द रोस्ट ऑफ टाइम्स। फ्रेंड, यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स इट वॉज द रोस्ट ऑफ टाइम्स। बताइए, अगर आप जानते हैं तो करेक्ट आंसर आप भी कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें फ्रेंड। यहाँ पर कंपैरिजन हो रही है बेस्ट टाइम से और रोस्ट टाइम से। अगर इस तरह की कभी कंपैरिजन आपको मिलती है तो डायरेक्ट सी बात है वहाँ पर एंटीथेसिस होगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ MCQ नंबर 72, लव इज़ एन आइडियल थिंग मैरिज अ रियल थिंग। लव इज़ एन आइडियल थिंग और मैरिज इज़ अ रियल थिंग। फ्रेंड, यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? जी हाँ, वही दोनों में कंपैरिजन चल रही है कंट्रास्ट की, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंटीथेसिस। नाउ MCQ नंबर 73, लेट्स गो टू बेड नाउ। फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? लेट्स गो टू बेड नाउ। फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा गया है लेट्स गो टू बेड, बेड पर जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बेड पर क्यों जाएंगे? सोने के लिए ही तो जाएंगे। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन वर्ड यूज़ किया गया है स्लीपिंग के लिए, वो वर्ड है बेड। सब्स्टिट्यूशन वर्ड यूज़ किया जा रहा है किसी वर्ड के लिए, तो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच जो होती है वो होती है मेटोनिमी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ MCQ नंबर 74, ह्यूमर इज़ द शॉक ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ इट हेल्प अस टेक द ब्लोज। ह्यूमर इज़ द शॉक ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ इट हेल्प अस टेक द ब्लोज। फ्रेंड, यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? डायरेक्ट कंपैरिजन की गई है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेटाफर। नाउ MCQ नंबर 75, ब्रिंग एन अलार्म क्लॉक क्लैंग्ड इन द डार्क एंड साइलेंट रूम। फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? ब्रिंग एन अलार्म क्लॉक क्लैंग्ड इन द डार्क एंड साइलेंट रूम। फ्रेंड, यहाँ पर आप ये ना सोचें कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है तो ये एपोस्ट्रोफ होगा। यहाँ पर ये एपोस्ट्रोफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक तो बड़ा है क्लैंग्ड। क्लैंग जो आता है वो घड़ी की आवाज़ के नहीं आता है, ठीक है। और यहाँ पर ब्रिंग भी यूज़ किया गया है, ब्रिंग के जो अलार्म की आवाज़ है यहाँ पर वो भी यूज़ की गई है। तो जब साउंड यूज़ की जाती है तो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच जो होता है वो होता है ओनोमेटोपोइया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ MCQ नंबर 76, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन
बॉयज़ विल बी बॉयज़। फ्रेंड्स इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? बॉयज़ विल बी बॉयज़। अगर इस तरह कहीं अगर आपको वर्ड मिलते हैं जो रिपीटिशन पहला और लास्ट वर्ड जो मिलता है तो वहाँ होता है एपिग्राम। नाउ MCQ नंबर 77, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। यहाँ भी फिगर ऑफ स्पीच जो है वो है एपिग्राम। ठीक, बात कर लेते हैं एपिग्राम की डेफिनेशन की। तो एपिग्राम की डेफिनेशन होगी, एपिग्राम इज अ पिथी सेइंग और रिमार्क एक्सप्रेसिंग एन आइडिया इन ए क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ MCQ नंबर 78, यूज द एक्सप्रेशन ऑफ पास्ट अवे फॉर डाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फ्रेंड कहा गया है अगर हम डाइड की जगह पर पास्ट अवे एक्सप्रेशन यूज़ कर देते हैं तो यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल होगा? बताइए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल होगा फ्रेंड यहाँ पर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूफेमिज्म। नाउ MCQ नंबर 79, एंड फेथ अनफेथफुल केप्ट हिम फॉल्सली ट्रू बाय टेनिसन इज एन एग्जाम्पल फॉर। फ्रेंड ये किसका एग्जाम्पल है? ये लाइन्स जो लिखी गई है लिखी गई टेनिसन के द्वारा। ये किसका एग्जाम्पल है फ्रेंड? द फेथ अनफेथफुल केप्ट हिम फॉल्सली ट्रू। देखिए यहाँ पर दो जगह कंट्रास्ट हो रहा है, एक तो ये यहाँ पर, एक ये यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये फेथफुल, इसका अपोजिट हो गया यहाँ पर अनफेथफुल। ये है फॉल्स, यहाँ पर हो गया है ट्रू। ठीक है, अगर इस तरह बराबर में ही आपको मिलते हैं दो अपोजिट वर्ड, वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होगा, वो होगा ऑक्सीमोरॉन, विरोधाभास। नाउ MCQ नंबर 80, a figure of speech in which two terms opposite in meaning are placed side by side in a phrase is known as। फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है a figure of speech in which two terms opposite in meaning are placed side by side in a phrase is known as। क्या कहेंगे उसको हम? दो टर्म यूज़ की गई हैं इन्होंने और साइड बाय साइड, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉल्स और यहाँ लिखा हुआ है ट्रू, तो दोनों अपोजिट टर्म यूज़ की जा रही हैं, तो वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीमोरॉन। नाउ MCQ नंबर 81, द फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी एस्क्राइब इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टू इनएनिमेट थिंग्स इज नोन एज। फ्रेंड्स हम मान लेते हैं इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी किसको मान लेते हैं? इनएनिमेट थिंग्स को। तो वहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? और ये डेफिनेशन भी है उसी चीज़ की। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्सोनिफिकेशन। फ्रेंड्स पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन ये है कि पर्सोनिफिकेशन इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी एस्क्राइब इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टू इनएनिमेट थिंग्स। नाउ MCQ नंबर 82, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड अपस्ट्रोफ। फ्रेंड कहा गया कि इन एग्जाम्पल में से कौन सा एग्जाम्पल जो है वो अपस्ट्रोफ का है? नाउ गिव द आंसर। फ्रेंड्स अगर आप जानते हैं तो करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओ सॉलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म्स। ये जो है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर है अपस्ट्रोफ। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ऑप्शन नंबर सी जो है एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? अगर आप जानते हैं तो करेक्ट आंसर आप हमें फ्रेंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। नाउ MCQ नंबर 83, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स। फ्रेंड इन टू लाइन्स के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ जूलियस सीजर, दाउ आर्ट माइटी येट। बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? यहाँ पर आप अपॉस्ट्रोफी ढूंढ रहे हैं तो वो तो यहाँ पर है नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पर रिटोरिक। नाउ MCQ नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर पर्सोनिफाइड। कौन से वर्ड को पर्सोनिफाइड किया गया है, यानी कि मानवीयकरण किया गया है, किन वर्ड का? आप ऑप्शन चेक कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर पर्सोनिफाइड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थर्स्टी अर्थ, प्यासी पृथ्वी। रिवेंज इन काइड भी नहीं है,
विंड एज स्विफ्ट, स्विफ्ट एज विंड भी नहीं है, ऑनेस्ट थीफ भी नहीं है। तो थर्स्टी यानी कि अर्थ को हमें थर्स्टी दिखाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ MCQ नंबर 85, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स। इन लाइन्स के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इवन दस लास्ट नाइट एंड नाउ नाइट मोर, आई ले एंड कुड विन दी स्लीप बाय द स्टील्थ। फ्रेंड्स, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? व्हाट विल बी द आंसर? यहाँ पर दिखाई दिया है आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अपॉस्ट्रोफी। नाउ MCQ नंबर 86, द फिगर ऑफ स्पीच which consist in the use of word which suggest the sense by their sound is called. Consist in the use of word which suggest the sense of their sound, यानी कि साउंड का सेंस अगर कहीं पर आता है तो वो किस फिगर ऑफ स्पीच में आता है फ्रेंड? देखिए, अपॉस्ट्रोफी में भी नहीं आता है और हाइपरबोल में भी नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनामेटोपोइया। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ MCQ नंबर 87, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन? लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल। लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल। फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल। यहाँ पर जो है वो है फिगर ऑफ स्पीच ऑप्शन नंबर ए, पर्सोनिफिकेशन। मानवीकरण किया गया है एम्बिशन का। नाउ MCQ नंबर 88, एन एम्बेसडर इज अ जेंटलमैन हु लाइज अब्रॉड फॉर गुड फॉर हिज कंट्री। पन फॉर द सेंटेंस इज ऑन द वर्ड। फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, यहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच है ना, इस लाइन में पन है, पन फिगर ऑफ स्पीच है, लेकिन पूछ रहे हैं कि पन फिगर ऑफ स्पीच जो है वो किस वर्ड की वजह से है, वो आपको आंसर देना है। बताइए कौन सा आंसर होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइज। ठीक है, लाइज के यहाँ पर 2 मीनिंग्स आ रहे हैं। नाउ MCQ नंबर 89, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इन द मैन इज़ नो फूल। द मैन इज़ नो फूल कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है फ्रेंड? अगर मैक्सिमम आपको कहीं पर नेगेटिव सेंस मिलता है तो वहाँ पर ज़्यादातर जो फिगर ऑफ स्पीच होगी वो होगी लिटोट्स। ठीक है, द मैन इज़ नो फूल। नाउ MCQ नंबर 90, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। बताइए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इस लाइन में? ये तो आप जानिए गए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपॉस्ट्रोफ। फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ये लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और किस वर्क में लिखी है? अगर आप ये जानते हैं तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। नाउ MCQ नंबर 91, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। ये लाइन है, रास्कल्स एंड रॉक्स रैन अ रेस राउंड एंड राउंड द रग्ड रॉक। फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, एलिट्रेशन। क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर आर 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 और आर, यहाँ पर आर जो वर्ड है उसका बार बार रिपीटिशन हो रहा है। अगर किसी एक वर्ड का रिपीटिशन हो बार बार तो वहाँ पर होता है एलिट्रेशन। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ MCQ नंबर 92, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन? फ्रेल्टी दाई नेम इज़ वूमेन। फ्रेल्टी दाई नेम इज़ वूमेन। फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? फिगर ऑफ स्पीच जो है फ्रेंड यहाँ पर वो है अपॉस्ट्रोफी। ठीक है, क्योंकि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, ये जो लाइन ली गई हैं ये ली गई हैं विलियम शेक्सपियर के प्ले से। किस प्ले से ली गई हैं? अगर इसका आंसर आप जानते हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में फ्रेंड ज़रूर बताइए।
Now, MCQ number 93. The figure of speech in which the sound suggests the sense or meaning is known as. फ्रेंड यहाँ पर साउंड की बात की गई है. साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग इज नोन एज. सो व्हाट विल बी द फिगर ऑफ स्पीच? जी, फिगर ऑफ स्पीच जो होगी यहाँ पर वो होगी ओनोमेटोपोइया. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नाउ MCQ नंबर 94. A figure of speech in which a qualifying adjective is sometimes transferred from a person to a thing or from one word to another to which it does not strictly belong is called. फ्रेंड यहाँ पूछा गया है एक एडजेक्टिव वर्ड है वो हम कहीं और ट्रांसफ़र कर दें तो उस वहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी. ये आप समझ गए. नहीं, ट्रांसफर्ड की बात हो जाती है तो ट्रांसफर्ड एपिथेट हो जाता है वहाँ पर. Now MCQ number 95. Find out the figure of speech in the following lines. इन लाइन्स में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? It this the face that launched 1,000 ships and burned the topless towers of Ilium. कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है फ्रेंड यहाँ पर? दिस इज द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 ships. यहीं पर शो हो गया कि हाइपरबोल है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. MCQ नंबर 96. एल्यूजन इज. एल्यूजन क्या है फ्रेंड? रीड कीजिए आप ऑप्शंस को. करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा फ्रेंड? करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर वो होगा ऑप्शन नंबर सी. एन इनडायरेक्ट और पासिंग रिफरेंस टू सम इवेंट, पर्सन, प्लेस और आर्टिस्टिक वर्क. नाउ MCQ नंबर 97. A statement which may contain two or more meaning is an example of. A statement which may contains two or more meaning is an example of. एक स्टेटमेंट में जिसमें कई सारे मीनिंग निकल जाएं वहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? बहुत ईजी है, एम्बिग्विटी होगा वहाँ पर. ये तो आप जाने गए होंगे. और फ्रेंड ये एम्बिग्विटी की डेफिनेशन भी है. A statement which may contains two or more meaning is an example of ambiguity. Now MCQ number 98. A figure of speech wherein a comparison is made between two unlike quantities without the use of the word like or so is termed. क्या कहा जाएगा उस फिगर ऑफ स्पीच को जहाँ पर कंपैरिजन की जा रही है टू अनलाइक क्वांटिटीज़ में और वर्ड यूज़ नहीं करते हम लाइक और एज. ये तो हो गया आप मेटाफर, इसको तो आप जान ही गए हैं. नाउ MCQ नंबर 99. A play on words wherein a word is used to convey two meanings at the same time is called. जाहिर सी बात है, ये भी आप समझ गए हैं. A play on words, यहाँ अगर a play on words ही आ जाए ना तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर पन है. इस वर्ड को याद कर लीजिए आप. play on words जहाँ भी ये आए वहाँ समझ लीजिए पन है वहाँ पर. Now MCQ number 100. Point out the figure of speech in the following lines. इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है फ्रेंड? ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, और टाइम. व्हाट विल बी द आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपॉस्ट्रोफ. फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए रेगुलर वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं जो कि आपका एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू.